आज 12 मार्च 2026 है और और पूरे दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं। बिल्कुल आसमान मिसाइलों और ड्रोन से अटा पड़ा है। मतलब जो लोग हमारी इस चर्चा को सुन रहे हैं वो न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जो अब अपने 13वें दिन में प्रवेश कर चुका है। हाँ 13 दिन हो गए हैं और कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल का आंकड़ा पार कर गई हैं। लेकिन क्या ये अजीब नहीं लगता कि जिन दो देशों के बीच आज ये महायुद्ध चल रहा है? इजराइल और ईरान। एग्जैक्टली हम्म। एक वक्त था जब तेहरान से तेल अवीव के बीच सीधी पैसेंजर उड़ानें चलती थी। हाँ, ये बात आज सुनकर बहुत अजीब लगती है। बहुत अजीब। मतलब एक दौर ऐसा भी था जब इजराइल को चलाने वाला ज्यादातर तेल ईरान से आता था। सही बात है। तो आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि वो पक्के दोस्त आज एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे बन गए। के आज दिख रहे हैं ना, हम्म। वो रातों रात पैदा नहीं हुए हैं। ये दशक पुरानी एक ऐसी जमीन है जिस पर धीरे धीरे बारूद बिछाया गया है। हम्म। हमारे पास जो ऐतिहासिक और ताजा डेटा है वो बहुत स्पष्ट रूप से उस पैटर्न को दर्शाता है जहां कूटनीति, आर्थिक जरूरतें और वैचारिक कट्टरता ने इस पूरे क्षेत्र का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं, क्योंकि अगर हमें आज की इस भयंकर दुश्मनी को समझना है तो हमें उस समय में वापस जाना होगा जब ये दोनों एक बहुत ही गहरे और व्यावहारिक रिश्ते में बंधे थे। मतलब हम बात कर रहे हैं 1948 से लेकर 1979 के दौर की। हाँ, जब 1948 में इसराइल का गठन हुआ तो ईरान दुनिया के उन चंद मुस्लिम बहुल देशों में से एक था जिसने उसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। और ये कोई सिर्फ कागजी मान्यता नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस समय ईरान में शाह का शासन था और दोनों देशों के बीच एक बहुत ही ठोस रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी बन गई थी। इसके पीछे का कारण क्या था? मतलब दोनों को एक दूसरे से क्या चाहिए था? देखो, अगर हम डेटा को समझें तो इजराइल अपने चारों तरफ से उन अरब देशों से घिरा हुआ था जो उसके दुश्मन थे। उसे एक ऐसे ताकतवर गैर अरब सहयोगी की तलाश थी जो उसे ऊर्जा दे सके, यानी तेल। और ईरान के पास तो तेल का अथाह भंडार था। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ ईरान को पश्चिमी देशों की उन्नत तकनीक, कृषि विशेषज्ञता और सैन्य उपकरणों की जरूरत थी, जो इजराइल ने उन्हें मुहैया कराया। हाँ। ये तो कुछ ऐसा ही हुआ जैसे दो महत्वाकांक्षी लोग मिलकर एक बहुत बड़ा स्टार्टअप शुरू करें, एक अच्छी एनालॉजी है ये। है ना? जहां दोनों की खूबियां एक दूसरे की कमजोरियों को ढक रही हों। एक के पास कच्चा माल है, दूसरे के पास तकनीक। बिल्कुल। और ये साझेदारी कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1967 के युद्ध में भी ईरान ने इजराइल को सपोर्ट किया था। और 1970 के दशक तक तो दोनों मिलकर उन्नत मिसाइलें विकसित करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। क्या बात है! मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये स्टार्टअप इतनी बुरी तरह से फेल होगा और दोनों फाउंडर्स एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएंगे। और यहीं पर वो पॉइंट आता है जहां राजनीति और विचारधारा का टकराव शुरू होता है। 1979 का साल। ओह हाँ, 1979। ये साल इस पूरे समीकरण को पलट देता है। ईरान में इस्लामी क्रांति होती है, शाह को देश छोड़कर भागना पड़ता है और आयतुल्लाह खोमेनी सत्ता के शीर्ष पर बैठते हैं। और जैसे ही नई सरकार बनती है, नीतियां पूरी तरह से 180 डिग्री घूम जाती हैं। और यहीं पर वो मशहूर और विवादित बयान आते हैं ना। हाँ, नई ईरानी सत्ता अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान घोषित कर देती है। और सभी राजनयिक और व्यापारिक रिश्ते एक झटके में खत्म। लेकिन मैं सोच रहा था इसके पीछे की असली वजह क्या थी? क्या ये सिर्फ धर्म का मामला था? अगर हम अपने स्रोतों की गहराई में जाएं तो इसका एक बहुत बड़ा राजनीतिक कारण भी था। अच्छा। देखो, जब भी कोई नई क्रांति होती है तो देश के भीतर कई अलग अलग गुट होते हैं। नई सत्ता को अपनी पकड़ मजबूत करने और देश को एकजुट रखने के लिए ना एक बाहरी दुश्मन की जरूरत होती है। ओह, समझ गया। इजराइल और अमेरिका का विरोध करना ईरान की नई सत्ता के लिए सिर्फ एक विदेश नीति नहीं थी, ये उनकी अपनी नई वैचारिक पहचान को स्थापित करने का एक सबसे कारगर तरीका था। एक मिनट रुको। यहाँ हमारे स्रोतों में एक ऐसा तथ्य है जो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। आप हथियारों के व्यापार की बात करें? हाँ, 1979 में रिश्ते टूट गए, दोनों कट्टर दुश्मन बन गए पब्लिकली। बिल्कुल। लेकिन इसके ठीक एक साल बाद 1980 में ईरान इराक युद्ध शुरू होता है और डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि 1980 से 88 के बीच इजराइल ने छुपकर ईरान को भारी मात्रा में हथियार बेचे थे। जी हाँ। अब ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है।
मतलब एक तरफ मंच पर खड़े होकर आप एक दूसरे को शैतान कह रहे हैं। और पीछे के दरवाजे से हथियारों के बक्से भिजवा रहे हैं। एग्जैक्टली। इजराइल ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? ये कूटनीति का सबसे दिलचस्प और अक्सर सबसे कड़वा सच होता है। भू राजनीति में एक सिद्धांत है जिसे रियल पॉलिटिक कहते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि व्यवहारिक जरूरतें अक्सर विचारधारा से बड़ी होती हैं। तो इजराइल की जरूरत क्या थी उस वक्त? 1980 के दशक में इजराइल के लिए सबसे बड़ा और तुरंत नुकसान पहुंचाने वाला खतरा ईरान नहीं था, वो सद्दाम हुसैन का इराक था। इजराइल की सोच बहुत साफ थी कि अगर ईरान और इराक आपस में उलझे रहेंगे तो इराक कभी इतना ताकतवर नहीं हो पाएगा कि वो इजराइल की तरफ आंख उठा सके। तो ये पूरी तरह से दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता वाली बात थी। बिल्कुल। ईरान को अपना वजूद बचाने के लिए हथियारों की सख्त दरकार थी और इजराइल को इराक को कमजोर रखने के लिए एक मोहरे की। मतलब पर्दे के सामने गालियां और पर्दे के पीछे हथियारों का व्यापार। लेकिन 1980 के दशक के बाद हालात फिर बदलने लगे। जी, क्योंकि 90 के दशक तक आते आते ये स्पष्ट हो गया था कि सीधा युद्ध बहुत महंगा और विनाशकारी होता है। हाँ, ईरान इराक युद्ध ने दोनों देशों को भारी नुकसान पहुंचाया था। कोई भी पक्ष अब सीधे तौर पर सेना लेकर सीमा पर नहीं लड़ना चाहता था। इसलिए ईरान और इजराइल ने एक नया रास्ता चुना, जिसे हम शैडो वॉर या छाया युद्ध कहते हैं। बिल्कुल। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो ये शतरंज के एक ऐसे खेल जैसा है जहां खिलाड़ी खुद बोर्ड पर नहीं उतर रहे। हाँ, वो अपने प्यादों के जरिए एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली। मतलब जैसे किसी बड़े कॉर्पोरेट घराने द्वारा शेल कंपनीज के जरिए अपने प्रतिद्वंदी को बर्बाद करना। मुख्य खिलाड़ी खुद सामने नहीं आते। ईरान ने भी यही किया। उसने सीधे हमला करने के बजाय एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नाम का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और यमन में हूती विद्रोही। और ईरान इन्हें पैसे, हथियार और ट्रेनिंग दे रहा था ताकि वो इजराइल को उलझाए रखें और ईरान खुद सीधे युद्ध के खतरे से बचा रहे। और इजराइल की जवाबी रणनीति भी उतनी अचूक थी और अदृश्य भी। बहुत अदृश्य। जब 2002 में दुनिया को पहली बार ईरान के गुप्त परमाणु कार्यक्रम का पता चला तो इजराइल ने अपारंपरिक बमबारी नहीं की। नहीं, उन्होंने साइबर स्पेस का इस्तेमाल किया। स्रोतों में स्टक्सनेट कंप्यूटर वायरस का जिक्र है। हाँ, स्टक्सनेट। ये कोई आम वायरस नहीं था। दिगुल नहीं, ये दुनिया का पहला ऐसा डिजिटल हथियार था जिसने भौतिक दुनिया में तबाही मचाई। मतलब सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, असल दुनिया में। इस वायरस ने ईरान की सेंट्रीफ्यूज मशीनों की गति को इस तरह से बदल दिया कि वो खुद ब खुद टूट गईं। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि कंप्यूटर स्क्रीन पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। हाँ, वैज्ञानिकों को लगा ही नहीं कि कोई हमला हो रहा है। मतलब बिना एक भी गोली चलाए एक डिजिटल मिसाइल से दुश्मन का परमाणु कार्यक्रम सालों पीछे धकेल दिया। और बात सिर्फ कंप्यूटर वायरस तक नहीं रुकी थी। सीरिया में, जो ईरान का एक अहम सहयोगी है, इजराइल ने पिछले कुछ सालों में 1000 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। 1000? हाँ, और मकसद सिर्फ एक था, ईरान के हथियारों की सप्लाई लाइन को काटना। जो लोग इस चर्चा में हमारे साथ हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि ये सब एक ग्रे जोन में हो रहा था। हाँ, मतलब हर रोज हमले हो रहे थे, वैज्ञानिकों की हत्याएं हो रही थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई युद्ध की घोषणा नहीं कर रहा था। सब शैडो वॉर था। लेकिन इतिहास हमें बार बार ये सिखाता है कि परछाइयों का ये खेल हमेशा के लिए नहीं चल सकता। नहीं चल सकता। एक बिंदु ऐसा आता है जब कोई एक चाल हद से आगे बढ़ जाती है और सब कुछ रोशनी में आ जाता है। और हमारे डेटा के अनुसार वो बड़ा बदलाव अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद शुरू हुआ। पूरे क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर था। और फिर 2024 में वो घटना हुई जिसने इस शैडो वॉर के सारे अघोषित नियम तोड़ दिए। आप 1 अप्रैल 2024 की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर सीधा हवाई हमला कर दिया। और कूटनीतिक दुनिया में किसी देश के दूतावास पर हमला करना सीधे तौर पर उसकी संप्रभुता पर हमला माना जाता है। और इसका जवाब आना ही था। 13 अप्रैल को ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 लॉन्च किया। 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलें सीधे इजराइल पर दागी गईं। बदलाव था। हाँ, अब प्रॉक्सी या मोहरों की जरूरत खत्म हो चुकी थी। फिर अक्टूबर 2024 में ईरान ने 180 मिसाइलें दागी। और 26 अक्टूबर को इजराइल ने पलटवार करते हुए सीधे ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। मतलब शैडो वॉर अब पूरी तरह से एक सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका था और यही टकराव 2025 में और भी भयानक रूप ले लेता है।
जी, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की एक रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है कि ईरान परमाणु नियमों का उल्लंघन कर रहा है। इसके बाद 13 जून 2025 को इजराइल ईरान के नतांज और फोर्डो परमाणु संयंत्रों पर एक बहुत बड़ा हमला कर देता है। और ये हमला एक 12 दिवसीय युद्ध की शुरुआत था। हाँ, और सबसे अहम बात ये थी कि 22 जून को अमेरिका भी सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल हो गया। और ईरान ने भी पलटवार करते हुए कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेसों को निशाना बनाया था। बिल्कुल, 12 दिन बाद भले ही ये युद्ध रुक गया हो, लेकिन ये कोई शांति समझौता नहीं था। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या ये सिर्फ एक ब्रेक था ताकि दोनों पक्ष अपनी सांसें वापस ले सकें। अगर हम आज के हालात देखें, तो 2025 का वो युद्ध असल में 2026 के इस महायुद्ध का एक ड्रेस रिहर्सल था। एक पूर्वाभ्यास। हाँ, दोनों पक्षों ने अपनी क्षमताएं तौल ली थीं, राज्य स्तरीय युद्ध के नए नियम स्थापित हो चुके थे और इसी ड्रेस रिहर्सल ने उस विनाश की जमीन तैयार की जिसे हम आज देख रहे हैं। और अब हम आते हैं उस तारीख पर जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, 28 फरवरी 2026। जहां से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत होती है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही सारी कूटनीतिक वार्ताएं फेल हो जाती हैं और सुबह ठीक 6:35 पर यह ऑपरेशन शुरू होता है। ये इतिहास के सबसे बड़े समन्वित हमलों में से एक था। पहले दिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के भीतर 900 से अधिक निशानों पर अचूक हमले किए। 900 स्ट्राइक्स एक दिन में। हाँ, एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल बेसेस और परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया और सबसे बड़ी घटना तेहरान में हुई, जहां एक हाई प्रोफाइल स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनी और कई शीर्ष अधिकारी मारे गए। बिल्कुल। ये जानकारी वाकई दहला देने वाली है। लेकिन जब भी हम ऐसे सटीक हमलों या प्रिसिजन स्ट्राइक्स की बात करते हैं तो जमीनी हकीकत अक्सर बहुत स्याह होती है। सही कहा आपने। हमारे स्रोत सामग्री में एक बहुत ही दुखद घटना का जिक्र है। मिनाब में एक स्कूल पर हुए हमले में 165 से 170 बच्चों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर बच्चियां थीं। हाँ, और जो लोग सुन रहे हैं, हम इस दर्द को महज एक आंकड़े की तरह नहीं पढ़ सकते। ये समझना बहुत जरूरी है कि युद्ध के कमरे में लिए गए फैसले जब जमीन पर उतरते हैं तो उनकी कीमत अक्सर सबसे मासूम लोगों को चुकानी पड़ती है। ये एक फैक्ट है। ये युद्ध का सबसे दुखद और कड़वा पहलू है और जैसा कि अपेक्षित था, ईरान इस सब के बाद शांत नहीं बैठा। बिल्कुल नहीं। सुप्रीम लीडर की मौत के तुरंत बाद उनके बेटे मुश्तबा खामेनी ने सत्ता की बागडोर संभाली और ईरान ने तुरंत अपना पलटवार ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 शुरू कर दिया। सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन्स इजराइल और मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी बेसों पर दागे गए। और आज 12 मार्च 2026 तक की जो तस्वीर हमारे सामने है, वो ना सिर्फ उस इलाके के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त समर्पण यानी अनकंडीशनल सरेंडर की मांग की है। लेकिन जो चीज हमारे सुनने वालों की रोजमर्रा की जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है, वो है होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुआ टकराव। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हॉर्मोन्स का ये जलमार्ग वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है ना। एग्जैक्टली। और हमारे डेटा के मुताबिक 4 से 8 मार्च के बीच अमेरिका ने यहाँ 16 ईरानी सैन्य जहाजों को डुबो दिया है। बाप रे। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये एक चोक होल्ड है, मतलब सप्लाई लाइन को पूरी तरह से दबा देना। और इसी वजह से कच्चे तेल की कीमतें $100 के पार गई हैं और यही कारण है कि दुनिया के हर हिस्से में महंगाई का डर सता रहा है। आज 13वें दिन भी अमेरिका और इजराइल अहवाज और इस्फहान में लगातार ईरानी मिसाइल लॉन्चरों को तबाह कर रहे हैं। और जवाब में ईरान की मिसाइलें इजराइल के बेत शेमिश शहर पर गिर रही हैं। अगर हम नुकसान के आंकड़ों की बात करें जो कि सिर्फ फैक्ट्स पर आधारित हैं, तो अब तक पूरे मध्य पूर्व में 2000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं, जिसमें सिर्फ ईरान में 1300 से अधिक आम नागरिकों की मौत हुई है। और अमेरिका के भी 7 सैनिक मारे गए हैं और 140 घायल हैं। हालांकि चीन, रूस और फ्रांस शांति की कोशिशें जरूर कर रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत यह है कि युद्ध अब नियंत्रण से बाहर है। शैडो वॉर के दिनों में जो एक अघोषित संयम था ना, वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो 1948 की उस शुरुआती व्यापारिक दोस्ती से लेकर जहां तेल और हवाई उड़ानों ने दो देशों को जोड़ा था, हाँ,
वहां से लेकर 2026 के इस धुएं और तबाही तक का सफर सच में स्तब्ध करने वाला है। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ इजराइल और ईरान की नहीं है। ये कहानी है कि कैसे प्रॉक्सी युद्ध, परमाणु महत्वाकांक्षाएं और कूटनीतिक विफलताएं एक पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर में बदल देती हैं। और जब दशकों तक चलने वाला परछाइयों का युद्ध रोशनी में आकर फुल स्केल वॉर बन जाता है, तो पुराने सारे नियम जलकर राख हो जाते हैं। और यही वो विचार है जिसके साथ हम आज की इस गहन चर्चा को विराम देना चाहते हैं। हमारे सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। जब शैडो वॉर एक फुल स्केल वॉर में बदल जाता है, तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। सोचिए, क्या 2026 का ये महायुद्ध मध्य पूर्व के नक्शे और शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल देगा? या फिर इस बेहिसाब तबाही के बाद कूटनीति के एक नए और पहले से कहीं अधिक जटिल और उलझे हुए युग का जन्म होगा? इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा।